गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। हाँ सर, कर दो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। सर आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसा होता है, एंडोस्पर्म वगैरह वो सब। अच्छा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड नाइट। गुड नाइट। ऐसे दोपहर में सोने का टाइम रहता है ना सबका। सबका नहीं, मैं नहीं सोता ना दोपहर में। तू भाई इंसान नहीं है फिर तो भाई। इंसान ही हूँ मैं, आप तो देखो मेरे को। अरे यार, मतलब मेरा सोने का टाइम रहता है ना सर, टाइम पूरा गड़बड़वा दिए मेरा। कुंभकर्ण। कौन कुंभकर्ण बोल रहा है? अरे यार नहीं, मैं हूँ मेरे घर की वैसे तो। कुंभकर्णी बोलते हैं। हो गया हो गया। क्लियर दिख रहा है ना? यस Yes, सर। sir. ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अपना टॉपिक चल रहा था। चलो, अब हमने कहां तक पढ़ लिया था? हमने क्या पढ़ लिया था हमने लास्ट लेक्चर में? डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया था, है ना? डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? ठीक है। अब आज हम यस सर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब निषेचन के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो घटनाएं होती है, पश्च निषेचन घटनाएं, वो क्या क्या होती है? निषेचन का रिजल्ट क्या था? निषेचन का रिजल्ट था कि हमने देखा था जाइगोट बन गया है और पीईएन बन गया है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया था। अब क्या होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म से डेवलप होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से डेवलप होगा एंडोस्पर्म, और जाइगोट से डेवलप होगा एम्ब्रियो। तो सबसे पहले देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है? एंडोस्पर्म का फंक्शन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है एम्ब्रियो को। जो है वो है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग। क्या निकाल रहे? एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उसको पोषण प्रदान करेगा। क्या होता है इसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट होते हैं कि लिपिड होते हैं कि प्रोटीन होते हैं? बोलो। कंटेन कार्बोहाइड्रेट में क्या चीजें हो सकती है? इसमें कंटेन स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन, sometimes cellulose, हेमीसेलुलोज, ऐसे। तो ऐसे कंपाउंड जो है वो उनके अंदर हो सकते हैं। जिनके पास एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्मिक सीड, जिनका एंडोस्पर्म एम्ब्रियो पूरा कंज्यूम कर जाता है, पूरा ही खा जाता है, छोड़ता ही नहीं है हमारे लिए, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एंडोस्पर्म होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?
एक होता है सेलुलर, पहले बताता हूँ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक ये होता है। दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, और तीसरा होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है समझो, ध्यान देना सबको। जैसे हमने देखा ये एम्ब्रियो सेट था, एम्ब्रियो सेट में डेवलपमेंट के बाद में क्या हुआ, यहां पर बन गया था एक जाइगोट। क्या बन गया था, थोड़ा बड़ा बना क्या? यस सर। Yes, sir, थोड़ा बड़ा बनाएंगे। लास्ट कौन सा थोड़ा डार्क भी बनाना सर। उसके बाद थोड़ी हेलो सर, हेलो सर, मिटाइए मत लास्ट एंड सर। हाँ बच्चे बोलो। सर सेलुलोज के बाद क्या लिखे हो? इसके बाद हेमी सेल्यूलोज। एटसेट्रा, हेमिसेल्यूलर के बाद एटसेट्रा। ओके सर। मतलब इत्यादि, इसका मतलब होता है इत्यादि। सर लास्ट एंडोस्पर्म क्या है? हेलोबियल एंडोस्पर्म, हिंदी में भी हेलोबियल ही बोलते हैं। सबसे पहला देखो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्या नाम से पता लग रहा है कि इस एंडोस्पर्म के पास केंद्र की केंद्रक होंगे, इसलिए नाम है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या होता है देखो, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक में निषेचन के बाद में यहां पर बच गया था क्या, माइक्रोबायलर एंट्री क्या था, क्या था बताओ, क्या ही ज़ायगोट। और दूसरा ये जो न्यूक्लियस है चलिए वो है पीई एंडोस्पर्म। अब क्या होता है, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा मुक्त केंद्र के विभाजन होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मुक्त केंद्र के विभाजन हो रहा है, क्या होगा, बहुत सारे केंद्र बन जाएंगे। Yes, sir. जाइगोट जो है बाद में पीछे पीछे, पहले तो डेवलपमेंट होगा किसका, पहले डेवलपमेंट होगा एंडोस्पर्म का। ऐसा करता हूं मैं, शुरू ही कर देता हूं, ये मान लो जाइगोट ही, और पहले डिवीजन हो रहा है किसका, पहले डिवीजन हो रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, और इसके अंदर क्या हो गए, बहुत सारे न्यूक्लियस बनने लगे। बहु केंद्र की अवस्था आ गई। कैसा दिख रहा है, जैसे नारियल पानी होता है, यस सर। है ना, नारियल पानी जैसा होता है। नारियल पानी क्या है, कोकोनट मिल्क क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और फिर इसके बाद में हमेशा से रहता है, फिर इसके बाद में स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन भी होगा फिर उसके बाद। और कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वो, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, बाहर से अंदर की तरफ, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होती है, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ से। और फिर उस टाइम पे हम क्या देखते हैं, एम्ब्रियो जो है वो भी डेवलप होता जा रहा है। पहले डेवलपमेंट किसका कंप्लीट होगा, एंडोस्पर्म का, फिर उसके पीछे पीछे एम्ब्रियो भी डेवलप होगा। तो यहाँ पर जो सेल बन रही है वो किस तरह से बन रही है, कुछ इस तरीके से। पहले परिधि वाली कुछ सेल वॉल बनेगी, तभी क्या होता है, नारियल पानी के अंदर, नारियल के अंदर जो खाने वाला पार्ट होता है, खोपरा जिसको बोलते हो, व्हाइट कलर का होता है। यस सर। तो वो सेल बन गया, वहां सेलुलर टाइप का पार्ट हो गया। और बीच में क्या होता है, बीच में होता है केंद्रक वाला पार्ट, पानी जैसा, बीच में क्या होता है, केंद्र जैसा। तो नारियल जो है वो तुमको समझ में आ रहा होगा कि उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट चल रहा है, जहां पर पहले तो मुक्त केंद्र की विभाजन होगा तो बहुत सारे केंद्रक बन जाते, फिर उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होना स्टार्ट होता है पेरिफेरी से सेंटर की तरफ, तभी पेरिफेरी भी सेल बनने की वजह से वो हार्ट टाइप का स्ट्रक्चर। हेलो सर,
सर ये समझ में नहीं आया हेलो साइटोकाइनेसिस। सर, ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो फ्री न्यूक्लियस डिवीजन इन पीईएन मतलब प्राइमरी है ना? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। ओके सर। सर ये साइटोकाइनेसिस समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, कोशिका द्रव्य विभाजन, जब भी सेल डिवीजन होता है तो क्या होता है? केंद्रक विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है कि नहीं? यस सर। सेल बनेगी ना, तो उसके अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, वो सब बननी चाहिए। तो वही किसमें होता है? वो साइटोकाइनेसिस में होता है। सर ये आसपास मतलब कॉर्नर बस में होता है सर? क्या क्या बोल रहे हो? क्या होता है? कॉर्नर बस में मतलब पेरिफेरी, परिधि से स्टार्ट होकर के केंद्र की तरफ, पहले परिधि वाली सेल, फिर उसके अंदर वाली सेल, फिर उसके अंदर वाली सेल, फिर उसके अंदर सेल, ऐसे बनती है। यस सर सर। तो स्टार्ट नारियल कॉर्नर से होता है ना सर? क्या होता है? क्या बच्चे? सर स्टार्टिंग कॉर्नर से होता है ना? हाँ, स्टार्टिंग कॉर्नर से होता है। स्टार्टिंग जो है वो पेरिफेरल पार्ट से होता है। ओके सर सर। जो नारियल वाला बता रहे थे जो खाते हैं वो क्या चीज है जो? जो नारियल में खाते हैं वो सेलुलर पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, कोशिकीय भाग जो है वो खाते हैं, और न्यूक्लियर पार्ट जो है उसे क्या करते हैं? पीते हैं। पीते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा फ्रूट जिसको खाते पीते हैं वो कौन सा है? नारियल। हाँ, सर कोकोनट। नारियल। आज थोड़ा ब्लर आ रहा है क्या? सही आ रहा है बच्चे? सर है सर। आ जाएगा थोड़ी देर में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोकोनट। अभी मैंने बताया है कोकोनट, इसके अलावा मीस। सर कैप्सेला बर्सा भी है ना? कैप्सेलर के अंदर मोस्टली सेलुलर वाला है। ठीक है, जी सर। अब दिख रहा है क्या ज्यादा अच्छा? यस सर। यस सर। पहले ज्यादा अच्छा दिख रहा था क्या? नहीं अब अच्छा दिख रहा है सर। लाइट थोड़ा कम रहता है ना तो अच्छा दिखता है। कम होता है तो अच्छा दिखता है। हाँ सर, शाइनिंग ज्यादा हो जा रहा है ऊपर में। हाँ। शाइनिंग ज्यादा हो जा रहा है क्या? ठीक है, चलो। पूरा बंद कर दो सर, अच्छे से दिखेगा। नहीं भाई पूरा नहीं, पूरा ही बंद कर दो। क्या दिखेगा तो? तब मन की आंखों से जो देखोगे वही दिखेगा फिर। आप दिखोगे सर, मन की आंखों से सिर्फ आपको ही देख सकते हैं हम लोग। वेरी गुड बच्चे, बहुत ही कमाल कर रहे हो तुम। सर इसके मन में सिर्फ आप ही बसे हो ना, इसलिए। जिसको देखे रहेंगे वही दिखेगा मन की आंखों से। इनको तो पहली बार देख रहे हैं, मतलब जो पढ़ा रहे हैं चलो देखो अब सेलुलर एंडोस्पर्म के बारे में। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होगा? अगेन सेम सी सिचुएशन पहले मैं बता रहा हूं, जहां पर तुम क्या देख रहे हो? जाइगोट है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है, तो फिर क्या होता है? तो फिर होगा न्यूक्लियर डिवीजन, followed by साइटोकाइनेसिस। सर इसमें वॉल फॉर्मेशन भी होता है ना? यस, साइटोकाइनेसिस होगा तो वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? अब ये सेल जो है उसने डिवाइड कर लिया, और डिवाइड करके जाइगोट तो अभी ऐसे ही है, उसने डिवाइड किया और डिवाइड करके इसने न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो ऐसा, और सेलुलर डिवीजन हुआ तो ऐसा, दो सेल बना के। ऐसे ही बहुत सारे डिवीजन होते हैं, यानी मैनी न्यूक्लियर डिवीजन along with साइटोकाइनेसिस। यानी दोनों चीजें पैरेलल में साथ साथ, जब एक सेल डिवाइड होता है फिर उसका सेल वॉल वगैरह बन जाता है, फिर दूसरा सेल डिवाइड होता है उसका सेल वॉल बन जाता है, ऐसे ही चलता रहता है साथ साथ में। तो क्या होगा? सीधे बहुत सारे सेल्स बनेंगे, बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बनेगा सर। बनेगा। ये तो हमारा एम्ब्रियो है। यहाँ पर इस डायग्राम में ये जो बना रहे हैं ये क्या है? ये एम्ब्रियो है।
और क्या हुआ, और इसके अंदर बन गए बहुत सारे ऐसे सेल्स। इस टाइप का एंडोस्पर्म जो उसे बोल देते हैं हम सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल सोलेनेसी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, लाइक धतूरा। सर इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं पाया जाता क्या? इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये सेलुलर एंडोस्पर्म है। और तीसरा टाइप है हेलोबियन वाला। देखो सर इसका एग्जांपल एक डोसा होगा ना? क्या होगा? एडोसा एडोक्सा 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 भी होगा इसका एग्जांपल। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में थर्ड टाइप जो है वो डिटेल में देख रहे हैं, हेलोबियन एंडोस्पर्म। अब ध्यान देना हेलोबियन में क्या होता है। ज़ायगोट। सर इसका एग्जांपल में धतूरा लिखा है क्या? धतूरा, यस, ई है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3 है। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर हुआ है डिवीजन। अब पहला डिवीजन जो होगा वो कैसा होगा? वो होगा न्यूक्लियर डिवीजन विथ अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस यानी पहला डिवीजन हुआ तो 2 सेल बनी, लेकिन वो इक्वल की अनइक्वल? अनइक्वल। हेलो सर। अनइक्वल। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म को वन टाइम और प्लीज बता दीजिए ना। इसमें क्या देख रहे हो? इसमें न्यूक्लियर डिवीजन अलग से नहीं हो रहा है, हमेशा न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है, सेल वॉल भी बन रही है। ये तो डिफरेंस रहा। न्यूक्लियर में क्या था? सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो गया पहले बहुत सारा, फिर न्यूक्लियर डिवीजन, फिर सेल वॉल बना। इसमें क्या हो रहा है? साथ साथ में। मतलब सर विभाजन के बाद तुरंत भित्ति बन रही है। यस, वेरी गुड। कोशिका विभाजन के बाद तुरंत कोशिका भित्ति बन रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, हेलोबियन में यहाँ पर केंद्रक विभाजन के बाद तुरंत भित्ति तो बनी है, लेकिन वो साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन कैसे अनइक्वल है, मतलब एक कोशिका छोटी बनेगी एक बड़ी बनेगी, ऐसा होगा क्या? बोलो। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या? असमान कोशिका द्रव्य विभाजन का मतलब क्या? एक कोशिका बड़ी बन जाएगी, एक कोशिका छोटी। ठीक है, जो माइक्रोबायल की तरफ वो बड़ी कोशिका है, जलाशय की तरफ जो है वो छोटी कोशिका है। अब इसके बाद में होंगे बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब क्या होगा? मैनी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मिक्स टाइप का लग रहा है ये तो मिक्स लग रहा है। कैसे मिक्स लग रहा है कि पहला विभाजन के टाइम में तो कोशिका भित्ति बनी, लेकिन अब उसके बाद जो विभाजन हो रहा है उसमें सेल वॉल नहीं बन रही है। क्या हो जाएगा? ये तो एम्ब्रियो है इसका, और यहाँ पर अनइक्वल। अब ये वाली सेल की मर्जी पे है, विभाजन करना चाहे तो केंद्र विभाजन कर भी सकती है, नहीं मर्जी पड़े छोटी वाली कोशिका तो नहीं भी कर सकती है। हमने मान लिया कि कर लिए वो भी नहीं। अब क्या हुआ? मुक्त केंद्र के जैसा बन गया, बहुत सारे केंद्र बन गए। और इसके बाद क्या होगा बताओ? क्या अब साइटोकाइनेसिस होगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे न्यूक्लियर में हुआ था। यस सर। ये तो है एम्ब्रियो, और अब बन गए हैं 2 सेल थी, इसके अंदर कोशिका द्रव्य विभाजन चल रहा है अलग, ऊपर कोशिका द्रव्य विभाजन चल रहा है अलग।
कुछ इस तरीके से। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हेलोबियल एंडोस्पर्म। एग्जांपल, मोनोकॉट का एक ऑर्डर होता है हेलोबियल्स, हेलोबियल्स ऑर्डर ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट क्लास जो है उनके अंदर हेलोबियल एंडोस्पर्म भी देखा जाता है। सर वेलिस्नेरिया में भी तो पाया जाता है ना? वेलिस्नेरिया में यस मोनोकॉट है, हेलोबियल्स का मेंबर होगा, यस। एरीम्यूरस भी है इसी में। क्या बच्चे? एरीम्यूरस। बच्चे नॉर्मली तुमको जो ऑप्शन मिलेगा ना, यदि तुम कोई बुक पढ़ रहे हो जिसके अंदर बहुत एक्स्ट्रा एग्जांपल दिए, तो अपने नीट में ना वो एग्जांपल नहीं आते। अपने नीट में एग्जांपल आएगा जहां ज्यादा हेलोबियल्स या मोस्टली मोनोकॉट्स जो होते हैं वो होते हैं, तो इस टाइप का एग्जांपल आएगा, है ना। हेलो सर। सर मेनली एग्जांपल एनसीईआरटी से ही आते हैं ना? यस सर। एग्जांपल्स के पीछे जाने इसलिए एग्जांपल्स मोस्टली एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो यदि कुछ कॉमन एग्जांपल है तो ध्यान रखो, अदरवाइज ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। देखो इसके बाद में हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ये तो हुआ एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। अब देखते हैं हम क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूण के परिवर्तन या भ्रूण के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। सर एग्जाम्पल क्या लिखा था, मैं नहीं लिख पाई। हेलोबियल्स ऑफ मोनोकॉट, ओके। ऑर्डर ऑफ मोनोकॉट। एम्ब्रियोजेनेसिस भ्रूण का निर्माण क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ embryo by mitosis, mitosis in zygote। जायगोट में समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण का निर्माण, उससे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूण क्या होता है बताओ? व्हाट इज एम्ब्रियो? भ्रूण क्या होता है? सर जाइगोट। भ्रूण क्या होता है? जायगोट से भ्रूण होता है नहीं? दुई निषेचित आवृत बीजों सर को एक मेल और फीमेल गेमेट से मिलकर जो बनता है वो तो जायगोट होता है बच्चे। मेल फीमेल गैमेट से मिलकर जो बना है वो तो जायगोट है। एम्ब्रियो का पूर्ण फॉर्मेशन, पादप को जन्म देता है। जायगोट जायगोट एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। जायगोट से जाइगोट से और ज्यादा भ्रूण विकसित बनता है। रहेगा भ्रूण जो है शायद। थोड़ी सी कोशिकाओं का समूह होता है। भ्रूण जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है जो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट विथ मल्टीसेलुलर टिश्यू। हाँ गया बुक। सर मैं बताऊं क्या? बताओ। भ्रूण बीज का युग्मनज से विकसित हुआ भाग है जो पूर्ण पादप को जन्म देता है। यस, ऐसा बोल सकते हो। ये बुक लेके बैठा है क्या? सर इसको ऐसा बोल सकते हैं, दुई निषेचित आवृत बीजों का एक विशिष्ट गुण। देखो उसमें ये जो बच्चे बोल रहे हैं वो सही बात है, लेकिन ना क्या होता है देखो, भ्रूण क्या होता है, जैसे हम अपनी भी बात कर सकते हैं, इंसानों की बात कर सकते हैं, तो भ्रूण वो संरचना है जो जायगोट से समसूत्री विभाजन के द्वारा बन रहा है, और साथ ही उसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो आगे जाकर के कुछ अंगों को बनाने के लिए निर्धारित होने लग जाती है, डिफरेंशिएट होने लग जाती है। यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह जिससे विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, और ऐसे संरचना जो जायगोट से डेवलप होकर के बनी है उसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। तो ऐसा बोल सकते हैं एम्ब्रियो इज अ multicellular structure that is formed by mitosis in zygote and cells are differentiated to form
एक तरीके से क्या हो गया कि उस जीव का एक मिनिएचर फॉर्म हो गया, छोटा रूप हो गया, उस जीव का एक मिनिएचर या छोटा रूप हो गया, जिसका काम क्या है, जिसका काम है आगे जाकर के विभिन्न प्रकार के अंगों को बनाने के लिए विभेदित हो जाना, डिफरेंशिएट हो जाना। ठीक है क्या? क्लियर हो गई पिक्चर? एक बार बताइए सर तो। वंस मोर मेरे फोन में फोन आ गया था। भ्रूण एक बहुकोशिकीय संरचना है जो युग्मनज में समसूत्री विभाजन से बनता है एवं उसकी कोशिकाएं विभेदित होकर के जीव के अलग अलग अंगों को बनाने के लिए उत्तरदायी हो जाती है। जीव के अलग अलग अंगों को बनाने के लिए विभेदित हो जाती है या उत्तरदायी हो जाती है। ठीक है, अब जाइए सर। डाइकॉट में अलग है और मोनोकॉट के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है। हम यहाँ पर देखेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकॉट। देखो अब एम्ब्रियोजेनेसिस इसके अंदर, एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकॉट के अंदर एम्ब्रियो। बहुत आसान है, डायग्राम से समझोगे। क्या वो बच्चे डायग्राम से समझोगे तुरंत से समझ में आ जाएगा। देखो ये जायगोट है। ये डायग्राम मैंने ऐसा बनाया ताकि तुम्हें पता पड़ पाए कि कहां पर है ये माइक्रोबाइल के पास में है, और माइक्रोबाइलर एंड जो है वो ऊपर की तरफ बनाया है और चिराजल एंड नीचे की तरफ बनाया है। यहाँ पर हुआ फर्स्ट माइटोसिस, माइटोसिस हो जाता है। हेलो सर, हाँ बच्चे, ये बड़ा सा बनने वाला है क्या? क्योंकि ना पेज चेंज करना होता है इसलिए पूछती हूँ। क्या क्या है ये बड़ा? मतलब ये सर, ये जो भी बना रहे हो जाइगोटिस का बता रहे हो, वो बड़ा जाएगा क्या स्ट्रक्चर सर? 4-5 डायग्राम बनेंगे बड़े। हाँ इसलिए। ठीक है, 2 पेज में बनेंगे, या तो कॉपी को हॉरिजॉन्टल रखो, थोड़ा छोटा छोटा डायग्राम बनेगा। फिर इससे क्या हुआ, फर्स्ट माइटोसिस हुआ तो 2 सेल बन गए। अब 2 सेल में से एक सेल थोड़ा बड़ा साइज का है और एक सेल थोड़ा छोटा साइज। एक सेल जो है वो थोड़ा बड़ा साइज का है, एक सेल छोटा साइज का है। ये वाला एंड M है, ये वाला एंड C है। M और C का मतलब जानते हो, M फॉर माइक्रोबाइल और C फॉर चला आजा। जो माइक्रोबाइल की तरफ है वो सेल बड़ा है, इसे हम बोल देते हैं बेसल सेल। इस सेल को हम क्या बोल देते हैं? बेसल सेल। और दूसरा सेल जो है उसको बोल देते हैं अपाइकल सेल, या फिर इसे बोल देते हैं एम्ब्रियोनल सेल। इसे हम एम्ब्रियोनल सेल भी बोलते हैं। ये पता पड़ जाएगा कि एम्ब्रियो कौन बनाएगा। अब यहाँ पे मीरोप्लास्टिक डेवलपमेंट है, जाइगोट जो है वो सिर्फ एम्ब्रियो नहीं बनाएगा, सस्पेंसर भी बनाएगा। तो बेसल सेल जो है वो क्या करेगा, सस्पेंसर का फॉर्मेशन करेगा। अब क्या होता है देखो, अब इसके बाद में बेसल सेल के अंदर और अपेक्सल सेल दोनों के अंदर डिवीजन होते हैं, लेकिन बेसल सेल जो है उसके अंदर होता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन या ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स डिवीजन इन बेसल सेल, और वर्टिकल डिवीजन या लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन इन एम्ब्रियोनल्स। क्या हो जाएगा, बेसल सेल डिवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से, एक सेल बन गई,
2 सेल बन गई और एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड कर रही है कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में? बेसल सेल के अंदर हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुआ है, एम्ब्रियोनल सेल के अंदर वर्टिकल डिवीजन हुआ है। एम्ब्रियो में कितने सेल बन गए? 2 सेल, इसलिए हम इसको बोलेंगे 2 सेल एम्ब्रियो स्टेज। एम्ब्रियो में कितने सेल बन गए? 2 सेल बन गए, 2 सेल एम्ब्रियो स्टेज। और ये क्या बनाएगा? ये सस्पेंसर बनाएगा। कैसे बनाएगा? इसके अंदर और भी ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे। सर यहाँ पास समझ में नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बच्चे? सर यही वाला 2 सेल दिख रही है। बेसल सेल के अंदर कैसे डिवीजन हुआ? ट्रांसवर्स, 2 सेल बन गए। देखो ओके सर। ये तो इसमें जो ऊपर वाली सेल है या बिल्कुल बेसल सेल जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये कन्वर्ट हो जाएगी ऑस्टोरियल सेल के अंदर। ऑस्टोरियल इसमें ऊपर नीचे MC का है लिखे हैं। तो तुम बताओ क्यों लिखे? सो गए थे क्या बीच में? सस्पेंसर सो गए थे क्या बच्चे? सर सस्पेंसर को हिंदी में और भी कुछ बोलते हैं क्या? निलंबक। क्या बोले सर? निलंबक। निलंबक। हेलो सर, ओके सर। तो ये MC क्यों लिखा है हमने ऊपर नीचे? माइक्रोपाइल चला जाओ। यस सर, बीजांड द्वार और चलाजा को बता रहा है। जांड द्वार की तरफ सस्पेंसर बनेगा ना तो हमको पता होना चाहिए कि बेसल सेल किधर है। बेसल सेल सस्पेंसर बनाएगा तो हमको पता होना चाहिए किधर है। अपेकल सेल एम्ब्रियो बनाएगा तो हमें पता होना चाहिए कि किस एंड की तरफ है, इसलिए लिखा था। क्लियर हो गया बच्चे बात? हेलो सर, हेलो सर। पूछा था वो बताओ तो क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। पढ़ता रहता है, उधर से उसका भाई आता है बोलता है क्या पढ़ रहे हो तुम्हारे सर ने M और C क्या लिखा हुआ है, और जैसे क्वेश्चन पूछ करके चला गया। ऐसा तो नहीं करता कोई? नहीं नहीं। पता पड़ा उधर से कोई छोटा बच्चा तुम्हारा आ रहा है कि सर ये E फॉर एलिफेंट लिखा हुआ है ना वहां पर। ऐसा मत करो, ध्यान दो। हेलो सर, हेलो सर। सर बेसल सेल और एपिकल सेल और हॉस्टेरियल सेल जो लिखे हैं ना उसको हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए ना। ऑस्टोरियल सेल को बोलोगे चूषकांगी कोशिका, सस्पेंसर सेल को बोलोगे निलंबक कोशिका, और एम्ब्रियोनल सेल को बोलोगे भ्रूण कोशिका। सर एपिकल को निलंबक बोले ना? एपिकल तो शीर्षस्थ कोशिका होता है। एपिकल शीर्षस्थ कोशिका, बेसल आधार कोशिका। अब देखो इसके बाद वाली स्टेज बना दो, वो जो डायग्राम है ना उसके बाद वाली स्टेज। अब इसके अंदर क्या होगा? बहुत सारे माइटोसिस होंगे। किसके अंदर? मैनी माइटोसिस इन सस्पेंसर सेल। जो सस्पेंसर सेल है उसके अंदर बहुत सारे माइटोसिस हुए। बहुत सारे माइटोसिस होंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर एक कोशिका तो बड़ी हो गई ऑस्ट्रोडेल वाली, और बाकी कोशिका रिलेटिवली छोटी होगी। 8 to 10 सेल्स होगी ऐसा। 1 2 3 4 5 6 7 8 to 10। और यहाँ पर ये है, अभी मैंने एम्ब्रियोनल सेल जो है वो 2 ही बनाई। क्या बन गया यहाँ पर? यहाँ पर बन गया ये वाली कोशिका। इसको हमने क्या बोला था? इसको हमने बोला था हॉस्टोरियल सेल। ये सारा का सारा ये छोड़ो बस। ये है सस्पेंसर। साइड में जा रही है क्या? सर स्क्रीन से बाहर जा रहा है। बाहर जा रही है क्या? हाँ अब आ गया। सस्पेंसर सेल्स कितनी है? 8 से 10। और ये वाली सेल जो है जो एम्ब्रियो के बिल्कुल पास है,
इसे बोलते हैं हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस। तो ये स्ट्रक्चर बन गई किससे? सस्पेंसर से, सस्पेंसर सेल से। और ये अभी मैंने 2 सेल एम्ब्रियो बनाया। अब मैं तुमको एम्ब्रियो का ही बताऊंगा, इसलिए मैंने सस्पेंसर बना के 2 सेल एम्ब्रियो है। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर सस्पेंसर सेल 8 से 10 ही होंगे कि कम ज्यादा भी हो सकते हैं उससे? 8 से 10 होते हैं नॉर्मली, इसलिए मैंने लिख दिया कि 8 to 10। यस। अब एम्ब्रियो के अंदर किस तरीके से डिवीजन हो रहा है वो देखो। सर हाइपोफाइसिस भी सस्पेंसर सेल के अंदर ही आएगा ना? यस। और हाइपोफाइसिस अलग से इसलिए लिखा क्योंकि ये रूट कैप बनाने में हेल्प करता है। रूट कैप बनाने में हेल्प करता है, इसलिए हमने इसको। ओके सर, थैंक यू। ये सबसे ऊपर सेल फूड एब्जॉर्ब करके बड़ी हो जाती है। सस्पेंसर क्या करता है? एम्ब्रियो को धकेलता है डीपर इन एम्ब्रियो सैक ताकि उसे एंडोस्पर्म ताकि उसे क्या बोल देखो इसके अंदर ऑफ एम्ब्रियोनल सेल के अंदर एक माइटोसिस मैंने पहले बताया था। अब दूसरा माइटोसिस एम्ब्रियोनल सेल के अंदर मैं अब बना। कैसा है ये है वर्टिकल और परपेंडिकुलर टू फर्स्ट डिवीजन। सेकेंड माइटोसिस ऑफ सर मोनोकोट्स में ये सस्पेंसर यूनिसेलुलर होता है ना? हाँ, डिफरेंस है ये। सेकेंड माइटोसिस ऑफ एम्ब्रियोनल सेल परपेंडिकुलर टू फर्स्ट माइटोसिस इन वर्टिकल। सेकेंड माइटोसिस कैसा होगा? क्या कभी तुमने सेब काटा है क्या? यस सर। यस सर। चार टुकड़े सेब के करने होंगे तो कैसे 4 टुकड़े करोगे? मानो मेरे हाथ में सेब रखा है, पहला टुकड़ा ऐसे करोगे, यस सर। फिर दूसरा टुकड़ा ऐसे करोगे, हाँ, अभी हाथ को काट देंगे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों डिवीजन वर्टिकल प्लेन में ही है लेकिन एक दूसरे के लंबवत है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर, 90 डिग्री पे आएगा तो। वैसे ही हुआ। पहला डिवीजन हमने ऐसा किया तो 2 सेल दिख रही थी, अब दूसरा इसके परपेंडिकुलर होगा तो 4 सेल बन जाएगी। समझ गए क्या? 4 सेल्स कैसे बन जाएंगी? 4 सेल्स, 2 सेल तुमको यहाँ पर दिख रही है तो 2 सेल जो है वो इसके पीछे में यहाँ कुछ इस तरीके से 4 सेल, ठीक है, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा एक्सप्लेन हो गया। चार सेल बन गई, दो सामने दिख रही, 2 पीछे की तरफ है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर था हमारा हाइपोफाइसिस जो कि दिख रहा है हाइपोफाइसिस, और ये है सस्पेंसर और ये है हॉस्टोरियल सेल। आई बात समझ में? ये तो हमने पहले पढ़ी है, इसलिए हम खत्म कर गया था पढ़ के कि सस्पेंसर कैसे बनता है। तो ये हो गया हमारा हॉस्टोरियल सेल, ये होगा, ये है हाइपोफाइसिस और ये है हमारा 4 सेल एम्ब्रियो। 4 कोश की वो बन गया। समझ गए क्या? क्यों इस डेवलपमेंट को मीरोब्लास्टिक बोल रहे बताओ? क्यों ये भ्रूण का परिवर्तन मीरोब्लास्टिक है? अंश भंजी बोलते शायद हिंदी में, अंश भंजी, पूर्ण भंजी, अंश भंजी।
सुना है क्या? यस सर सुने हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या हुआ? ये सब एम्ब्रियोनल सेल के अंदर थर्ड माइटोसिस हुआ, थर्ड माइटोसिस ऑफ एम्ब्रियोनल सेल इन ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन। अब ट्रांसवर्स प्लेन में नेक्स्ट डिवीजन हुआ, क्या हो जाएगी? 8 कोशिकाएं बन जाएंगी क्या? यस सर। 8 कोशिकाएं। आठ कोशिकाएं। सर इसको पेरिक्लिनल डिवीजन बोलते हैं ना? एक सेल एम्ब्रियो। पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या होता है वो तुम समझ पाओगे किसके अकॉर्डिंग? जो सरफेस होता है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा डिवीजन जो सरफेस के पैरेलल होता है उसे हम बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। ऐसा डिवीजन जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उससे लेयर का नंबर इंक्रीज होता है उसे हम एंटीक्लाइनल डिवीजन बोलते हैं। यहाँ पर हम पर्टिकुलरली उन टर्म्स का यूज करना प्रेफर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि तो प्लांट नहीं है, अभी तो क्या हो रहा है, अभी तो हर प्लेन में डिवाइड हो रहा है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर और उस प्लेन में डिवाइड हो रहा है, इसे हम एंटीक्लाइनल या पेरिक्लाइनल में अभी डिवाइड नहीं कर सकते। हेलो सर। ठीक है, हेलो सर, ये 2 सेल एम्ब्रियो से 4 सेल एम्ब्रियो का बना है सर? तो 4 लिखा है क्या? नहीं नहीं 8, ये 4 बोली सर। 1 2 पीछे 3 और उधर 4। अच्छा, अब 8 सेल बन गए, 8 सेल एम्ब्रियो बन गए। इसमें से जो ऊपर की तरफ 4 सेल्स होती हैं इन्हें हम एपीबेसल सेल बोल सकते हैं। एपीबेसल सेल कॉटिलेडन बनाने का काम करती है और नीचे वाली हाइपोबेसल सेल होती है। हाइपोबेसल सेल जिसका काम होता है जो प्लूमल रेडिकल वगैरह है वो बनाना। तो इस तरीके से 8 सेल एम्ब्रियो बन गया। अब इसके बाद में बहुत सारे डिवीजन होंगे। अब एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल फॉर्म में डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा? जिससे एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा। यहाँ पर सिर्फ एक लाइन में डिवीजन नहीं होगा। अब क्या होगा इसके बाद में? many mitosis in embryo। जब एम्ब्रियो के अंदर बहुत सारा माइटोसिस होगा तो अब क्या होगा? अब वो एक पूरा सेल का गुच्छा बन जाएगा। वो 16 सेल वाली स्टेज आएगी पहले, फिर 16 सेल से 32 सेल वाली स्टेज आ जाएगी। तो इस तरीके से स्टेज आती रहेगी। लेकिन यदि वो हमें गोलाकार रूप में दिख रहा है, स्फीयर की फॉर्म में दिख रहा है, तो हम उसे क्या बोल देंगे? तो हम उसे ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोल देंगे या प्रो एम्ब्रियो बोल देंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिविजन्स वगैरह स्टार्ट होते हैं। एंटीक्लाइनल डिवीजन से ये ऊपर वाली लेयर बनेगी जिसका काम होता है एपिडर्मिस बनाने का। अंदर की तरफ जो कोशिकाएं हैं वो बाकी लेयर्स जो है उनका फॉर्मेशन करेगी। और यहाँ पर बीच में जो कोशिकाएं हैं ये बनेगी जाइलम फ्लोएम, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। कुछ इस तरीके से इस एम्ब्रियो को क्या बोल देंगे हम? इसको बोल देंगे हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो स्टेज। एम्ब्रियो का वो लेयर जिससे एपिडर्मिस बनता है उसको क्या बोलते हो? प्रोटोडर्म। एम्ब्रियो का वो लेयर जो कॉर्टेक्स बनाते हैं उनको बोलते हैं हम ग्राउंड मेरिस्टेम।
और वो लेयर जो जाइलम फ्लोएम बनाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोकैम्बियम। क्या बोलते हैं? प्रोकैम्बियम। सर हिंदी में भी बता दीजिए ना एक बार। प्रोटोडर्म से एपिडर्मिस अधिचर्म का निर्माण होगा। ग्राउंड मेरिस्टेम से जो बाकी के जाइलम फ्लोएम को और एपिडर्मिस को छोड़ के बाकी सारे लेयर होते हैं वो बनते हैं। और प्रोकैम्बियम जो है हिंदी में प्राकेधा बोलते हैं, प्रोटोडर्म को प्राक त्वचा बोलते हैं और ग्राउंड मेरिस्टेम को भरण विभजोतक बोलते हैं। प्रोटोडर्म इज प्राक त्वचा, प्रोटोडर्म। ग्राउंड मेरिस्टेम जो होता है उसको भरण विभजोतक, और प्रोकैम्बियम जो है बच्चों उसे बोलते हैं प्राकेधा। प्राकेधा क्या बनाएगा? जाइलम फ्लोएम। प्रोटोडर्म क्या बनाएगा? एपिडर्मिस अधिचर्म, और ग्राउंड मेरिस्टेम बाकी सारे लेयर। तो इस तरीके से एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन जाता है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, यहां पर दोनों साइड की जो सेल है, इस साइड की सेल और ऐसे ही इस साइड की सेल, जो मैंने यहाँ पे वो लाइन बना करके बताया, ये सेल्स क्या होती है? ये सेल्स बनाती हैं क्या? कॉटिलेडन। यानी ये कॉटिलेडन के इनिशियल से प्रारंभिक है। कॉटिलेडन लग जाएगा, क्या होने लग जाएगा? साइड से प्रोजेक्शन जो है वो डेवलप होने लग जाएंगे, कुछ प्रवर्ध जो है वो डेवलप होने लग जाएंगे। क्या हो जाएगा? ये तो ऐसे ही था, और यहां से क्या हुआ? प्रवर्ध बन गया कुछ इस तरीके से, ऐसा एम्ब्रियो बन गया। ये क्या है? ये है फ्यूचर कॉटिलेडन, यानी भविष्य का क्या है? ये बीजपत्र। यहां पर बनेगा फ्यूचर ल्यूम्यूल, और ये बनेगा फ्यूचर रेडिकल, और ये क्या बनेगा? ये है रेडिकल के ऊपर रूट को, जो बनाने का रूट है। कैसा एम्ब्रियो बन गया? ग्लोबुलर स्टेज से गोलाकार अवस्था से किस अवस्था में आ गया? हार्ट शेप आ गया ना? हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो बन गया। अब ये हार्ट शेप एम्ब्रियो और डेवलप होगा तो कैसा दिखने लग जाएगा? तो ये लंबा कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। कुछ ऐसा, इसको बोल देते हैं हम टॉर्पीडो स्टेज। टॉर्पीडो स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में अब एम्ब्रियोनल एक्सिस बन जाती है, और सीट के अंदर एक पॉइंट स्टेज में रहेगा, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। भ्रूणीय अक्ष, भ्रूणीय अक्ष को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो दिख रहा है क्या? बहुत टेढ़ा है ना? एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। ये है यहां पर ल्यूम्यूल, ये जो है वो है रेडिकल, ये क्या है? बीजपत्र, कॉटिलेडॉन। अब देखना एक इंपॉर्टेंट बात कि यहां से जहां पे कॉटिलेडॉन अटैच है, यहां से रेडिकल बनने तक के बीच का जगह ये वाला, इसे बोलते हैं हम एपिकोट, इसे बोलते हैं नीचे वाला, इसे बोलेंगे हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। और जहां से प्ल्यूम्यूल बना है उस वाले क्षेत्र को बोलते हैं एपिकोटाइल। ऐसा होता है
एम्ब्रियो को क्या बोल रहे हैं हम? इस एम्ब्रियो को हम टॉर्पिडो स्टेज बोलते हैं। ये तो तुमको मैंने डिटेल बताया। अब यही एम्ब्रियो जब सील के अंदर प्रेजेंट होगा तब कैसा दिखेगा, ये वो मैं भी नेक्स्ट डायग्राम में तुमको दिखाऊंगा। सर इसको एक बार और बताइए, नहीं आया समझ में। यहाँ पर क्या हुआ देखो, जो फ्यूचर कॉटिलिडन थे वो कॉटिलिडन में कन्वर्ट हो गए, जो फ्यूचर प्लूम्यूल था वो प्लूम्यूल में कन्वर्ट हो गया, रेडिकल था वो रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। तो कॉटिलिडन जहाँ पे अटैच है उससे रेडिकल बनने वाली जो जगह है ये इसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल, प्लूम्यूल बनने वाली जगह जो उसे बोलते हैं एपिकोटाइल। प्लूम्यूल जो है वो क्या बनाएगा आगे जाकर के? प्लूम्यूल आगे जाकर के क्या बनाएगा बताओ? फ्यूचर सूट बनाएगा सर। और रेडिकल क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। यहाँ पर अब इस डायग्राम में तुम्हें दिखेगा कि किस तरीके से ओव्यूल के अंदर होता है। जो हॉस्टोरियल सेल है वो माइक्रोपाइल की तरफ है कि चलासा की तरफ है? बोलो, हॉस्टोरियल सेल माइक्रोपाइल की तरफ कि चलासा की तरफ? माइक्रोपाइल। ज्यादा ऊपर है। सर आप एक सबवर्ड है ना इसमें? हाँ। सस्पेंसर का काम था कि वो इस एम्ब्रियो को ऊपर की ओर धकेल के रखे ताकि उसे न्यूट्रिशन मिलता रहे। सर ये हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल को क्या बताया? हाइपोकोटाइल वो वाला क्षेत्र है जिससे रेडिकल डेवलप हुआ है टिप पे, और एपिकोटाइल वो वाला क्षेत्र है जिससे प्लूम्यूल डेवलप हुआ है टिप पे। सर प्यूम्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल को हिंदी में बोलते हैं प्रांकुर और रेडिकल को हिंदी में बोलते हैं मूलांकुर। प्लूम्यूल को बोलते हैं प्रांकुर और रेडिकल को बोलते हैं मूलांकुर। क्या सब बच्चों को ओव्यूल दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? यस सर। तो जिसको भी ओव्यूल दिख रहा है ना वो आंखें खोल के सही से आंखें साफ करके देखो। तो रात्रि के अंदर में एम्ब्रियो तो उसपे कोलिन छिड़क करके साफ करके देख लो अपनी। है तो क्या अभी भी ओव्यूल दिख रहा है क्या? बोलो। यस अभी कोलिन तुमको ओव्यूल दिख रहा है, अपने दिमाग के ऊपर कोलिन छिड़क करके साफ करके देखोगे। नहीं सर। नहीं दिख रहा है सर। ओव्यूल नहीं है, ये क्या है? नहीं दिख रहा है सर। जीन है ये बच्चे। ओव्यूल के जमाने गए। ओव्यूल तो निषेचन के पहले था, निषेचन होने के बाद में वही ओव्यूल डेवलप हो गया है किसके अंदर? बोलो। क्या निषेचन के बाद सीट के अंदर डेवलप नहीं हो जाता है? बोलो। यानी निषेचन के बाद वाला इन्होंने डायग्राम बना रखा है। तो अब समझ लो ये ओव्यूल ओव्यूल नहीं रहा है, बदल गया है आपने। किसमें? सीड में बदल गया। सीड में। ये डाइकॉट सीड है कि मोनोकॉट सीड है? डाइकॉट। डाइकॉट। यदि ये ओव्यूल बन गया है तो इसकी जो कवरिंग है, ओव्यूल की जो कवरिंग है ये हम इंटेगुमेंट बोला करते थे। अभी ओव्यूल तो रहा नहीं, इंटेगुमेंट होगा नहीं, क्या बन गया ये बन गया है सीड कोट। सर डाइकोट को हिंदी में क्या बोलेंगे? बीजपत्री बच्चे। सीड कोट और सीड कोट के अंदर भी मैं यदि दोनों लेयर को अलग अलग बताऊं तो आउटर सीड कोट जो होता है उसे बोलते हैं टेस्टा, और इनर सीड कोट जो होता है बच्चे उसे बोलते हैं टैगमैन। और इन दोनों को मिला करके ही बोलते हैं क्या?
सीड कोट। अब सीड कोट रह गया, अब इंटेंगलमेंट नहीं है यहाँ पर। बात समझ आ गई क्या? यस सर। यस सर। अब इस सीड कोट के अंदर जो है वो क्या है, ये एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म या तो आधा कंज्यूम होगा या इस पूरा खा लिया हो। सर देन पूछना ये क्या है, ये है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर अभी हमने डिटेल में पढ़ी। एम्ब्रियो, सर रूट पूछना। इस सीड के ऊपर एक छोटा सा छेद दिख रहा है क्या आज भी? यस सर। ये है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल हिंदी में क्या बोलते हैं सर उसको? माइक्रोपाइल बीजाणु वाली है, उसका नाम चेंज नहीं किया। हिंदी में क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल को बीजाणु द्वार। बीजांड द्वार। और बीजाणु द्वार के पास याद करो, तुमने चने का डायग्राम देखा था मॉर्फोलॉजी जब पढ़ा था, तो उसमें दो छेद एक पास पास ही होते थे, या एक ही ओपनिंग में दो नाम लिखे होते थे, एक माइक्रोपाइल और एक हाइलम। तो ये माइक्रो एनाट्रोपस ओविल होगा तो माइक्रोपाइल और हाइलम पास पास में होंगे। जब इस बीज को मैं तोड़ दूंगा, इस बीज को तोड़ दूं तो क्या होगा, जहां पर ये चिपका हुआ था फ्यूनिकल से, यहाँ पे एक छोटा सा डिप्रेशन रह जाएगा, तो दो पॉइंट जैसे डिप्रेशन जैसे पास पास में दिखेंगे, एक होगा माइक्रोपाइल और दूसरा होगा हाइलम। हाइलम। कुछ इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, एक डाइकॉट सीड की। क्या बात क्लियर हो गई? यस सर। ये रहे सब बच्चों का पिक्चर। यस सर। यस सर। यस सर। मोनोकॉट में जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा तब क्या होगा? मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस। मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस। मोनोकॉट में जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो उस टाइम पर क्या होता है? उस टाइम पर जाइगोट, जाइगोट ने माइटोसिस किया, सेल बनाई, अगेन एक मान लो बेसल सेल, एक अपाइकल सेल या टर्मिनल सेल। अब टर्मिनल सेल ने वापस से माइटोसिस किया, वापस से माइटोसिस किया, क्या हो जाएंगी? 3 सेल्स बन जाएंगी। बेसल सेल ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? हॉस्टोरियल सेल के अंदर। एक बन जाएगी मिडल सेल, और एक बन जाएगी अपाइकल सेल। टर्मिनल सेल जो है इसको एम्ब्रियोनल सेल भी बोल सकते हैं, उसको एम्ब्रियोनल सेल। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मिडल सेल जो है ये बनाएगा आगे जाकर के प्लूम्यूल और रेडिकल, और अपाइकल सेल जो है वो बनाएगा कॉटिलिडन। अपाइकल सेल क्या बना देगा फ्यूचर में? कॉटिलिडन। कितने कॉटिलिडन बनेंगे? एक बनेगा। मिडल सेल क्या बनाएगा? मिडल सेल बनाएगा प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल और रेडिकल बनाएगा। फिर इसके अंदर बहुत सारे माइटोसिस होते हैं, बहुत सारे माइटोसिस होते हैं, और बन जाता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। बिल्कुल वैसे बन जाएगा क्या? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। लेकिन प्लूम्यूल और रेडिकल की जो पोजीशन है बच्चों, उस बेसिस पे यदि हम इसकी बात करें तो ये बिल्कुल वर्टिकल या साइड में इसके प्लूम्यूल और रेडिकल बन रहे हैं। यहाँ पर इधर बनेगा प्लूम्यूल, फ्यूचर प्लूम्यूल, इधर बनेगा फ्यूचर रेडिकल, और इस साइड से बन जाएगा कॉटिलिडन। इस तरीके से, यानी ग्लोबुलर एम्ब्रियो तो बनता है, लेकिन उस ग्लोबुलर एम्ब्रियो के एक साइड में प्लूम्यूल, एक साइड में रेडिकल, और ऊपर की तरफ
कॉटिलिडन, फ्यूचर कॉटिलिडन जो है वो डेवलप होता है। आई बात समझ में? डिफरेंस दिख गया? वहां तो क्या था, प्लूम्यूल रेडिकल साइड में कॉटिलिडन, इसलिए वो हार्ट शेप का बन रहा था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ कॉटिलिडन और साइड में, ऊपर की तरफ साइड में, नीचे की तरफ साइड में ऑब्लिकली प्लूम्यूलर रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। यानी इसके बाद का डेवलपमेंट जो है वो डाइकॉट जैसा ही होगा। अब हम एक डायग्राम ही क्यों ना देखें कि आखिर किस तरीके से एम्ब्रियो बनेगा और कैसा दिखता है वो मेज के अंदर, मक्के के अंदर। मक्के का डायग्राम ही देख लेते हैं, मक्के के सीड का। यार एपिकल सेल को हिंदी में क्या बोलेंगे? शीर्षस्थ कोशिका। क्या तुम सबने मक्के का फल देखा है क्या? यस सर। नो सर। जो तुम खाते हो क्या है, मक्के का फल है कि मक्के का बीज है? वो बीज। बीज है, बीज। सीड। है क्या? सोच लो ठीक से। सर दोनों है ना? जो तुम खाते हो मक्के में वो क्या है, बीज है कि फल है? फल है। सीड है, सीड है। वो फल है, उसके अंदर में व्हाइट व्हाइट रहता है वो बीज रहता है क्या? क्योंकि इसका पेरिकार्प जो है वो इसके बीज से ऐसा चिपका हुआ है पतली सी परत के रूप में कि तुम्हें अलग अलग पता ही नहीं पड़ता। कई बार जब हम वो क्या बोलते हैं स्वीट कॉर्न खाते हैं, तो स्वीट कॉर्न खाते तो कई बार उसके ऊपर एक छिलका जैसा निकल जाता है, ट्रांसपेरेंट जैसा, ऐसा लगता है पतली सी झिल्ली या पन्नी जैसी थी उसके ऊपर, और अंदर से कैरल बाहर निकलता है। वो जो झिल्ली सी थी ना, वही पेरिकार्प था जो सीड से चिपका हुआ होता है। हम जब पूरा खा जाते हैं एक मक्का का दाना, तो वो सीड नहीं है, वो क्या है, वो फ्रूट है। समझ गए क्या? यस चिपकी हुई है। अब यहाँ पर अंदर से दो पार्ट है। कौन कौन सा पार्ट? एक पार्ट जो है वो एंडोस्पर्म है, और एंडोस्पर्म की खास बात क्या होती है, इसके अंदर किस प्रकार का एंडोस्पर्म होता है, स्टार्च वाला कि प्रोटीन वाला कि दोनों? दोनों। दोनों। परिधि पर तो क्या होते हैं, परिधि पर तो प्रोटीन वाला एंडोस्पर्म होता है, इसलिए को क्या बोल देते हो, एल्यूरोन लेयर। क्या पढ़ा था क्या कभी ऐसा? सबसे बाहर क्या है, पेरिकार्प एंडोस्पर्म फ्यूज्ड विद, यहाँ पर पेरिकार्प जो है वो सीड कोड से फ्यूज हुआ है, सबसे बाहर वाली लेयर। फिर ये जो मैंने बताया ये है एल्यूरोन लेयर ऑफ एंडोस्पर्म। प्रोटीन है इसमें स्टोर्ड 3M। फिर इसके अंदर यहाँ पर लेजर पार्ट है एंडोस्पर्म का, ये क्या है, ये है स्टार्च। यहाँ पर मेनली स्टोर होता है स्टार्च। ये वाला जो एंडोस्पर्म है ये क्या है, ये है स्टार्ची एंडोस्पर्म, स्टार्ची एंडोस्पर्म ही, ठीक है। देन इसके बाद में जब एम्ब्रियो हम बना रहे हैं, तो एम्ब्रियो के अंदर ये देखो, प्लूम्यूल इधर बना रहा हूं, रेडिकल इस साइड में बना रहा हूं, कॉटिलिडन जो है वो ऊपर की तरफ बना दे रहा हूं। हालांकि डायग्राम में कॉटिलिडन इस तरफ बनाया था, लेकिन ऊपर की तरफ बना देता हूं। कुछ इस तरीके से एम्ब्रियो बन गया। ये वाला पार्ट जो है वो है प्लूम्यूल, ये वाला पार्ट जो है वो है रेडिकल, और ये वाला पार्ट जो है वो है कॉटिलिडन। कितने कॉटिलिडन है? सिंगल, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मोनोकॉटिलिडन। दूसरे कॉटिलिडन का अवशेष होता है जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे रेमनेंट ऑफ सेकेंड कॉटिलिडन। रेमनेंट ऑफ सेकेंड कॉटिलिडन जो होता है बच्चों, उसका नाम है एपीब्लास्ट। उसका नाम क्या है? एपीब्लास्ट। दूसरे कॉटिलिडन का अवशेष जो होता है उसे हम बोलते हैं एपीब्लास्ट। अब यहाँ पर ये जो प्लूम्यूल होता है इसके ऊपर एक आवरण होता है, एक कवरिंग होती है। रेडिकल जो होता है उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है। क्या बोलते हैं उसको? प्लूम्यूल के ऊपर जो कवरिंग है उससे बोलोगे कोलियोप्टाइल। प्लूम्यूल के ऊपर जो कवरिंग है उसे क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल। रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा क्या होता है? मोनोकॉट के अंदर पूछते हैं, ध्यान रखना। और इसका जो मुख्य अक्ष है, अगेन यहां पर भी बोलेंगे इसे एम्ब्रियोनल
एक्सिस और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के लिए एक टर्म भी यूज करते हैं टिजेलम और टिगेलम। तो इस तरीके से होता है मोनोकॉट का सीड। क्या सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर है मोनोकॉट सीड के अंदर? मक्के का डायग्राम हमने बनाया है, हमारी एनसीईआरटी की बुक में जो डायग्राम दिए हुए हैं जरूर से देख लेना। वहां पर प्याज के सीड का डायग्राम दिया है मोनोकॉट में, कैस्टर के सीड का डायग्राम दिया हुआ है डाइकॉट के अंदर। ठीक है, तो ऐसा होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। सीड का फॉर्मेशन देख लिया हमने साथ में। हेलो सर, लास्ट वाला डायग्राम एक बार और बताइए ना। लास्ट वाले डायग्राम में ये वाला? हाँ सर, इसी को बताइए ना। देखो ये एक सीड है, मक्के का सीड है। मक्के के सीड में पेरिकार्प जो है वो सीड कोट से फ्यूज हो गया, इसलिए हमें फ्रूट अलग से नहीं दिख रहा है। अंदर दो मेन चीजें होती है, अभी हमने डायग्राम में देखा था निश्चित रूप से दो मेन चीजें बन रही है सीड में। क्या? एक तो एम्ब्रियो और एक एंडोस्पर्म। ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा और एक एंडोस्पर्म बनेगा। यहाँ पर एंडोस्पर्म में दो चीजें हैं, एक तो एल्यूरोन लेयर जो प्रोटीन की परत होती है मुख्यतः, और दूसरा स्टार्ची एंडोस्पर्म। दो टाइप का एंडोस्पर्म ब्रूड कोश है। और एम्ब्रियो जो है बच्चों उसके अंदर एक ही कॉटिलिडन होगा, दूसरे कॉटिलिडन का अवशेष जो होता है उसे हम क्या बोल रहे हैं? एपिब्लास्ट बोल रहे हैं। और प्लूम्यूल और रेडिकल के ऊपर एक कवरिंग होती है, प्लूम्यूल के ऊपर की कवरिंग कोलेप्टाइल और रेडिकल के ऊपर की कवरिंग कोल्यूराइजर। समझ गए क्या? समझ गए क्या बच्चे? यस सर। जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए। अब इसके बाद में सीड जो है उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए वो तुम पढ़ोगे। मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, वो तुमको पढ़ना है कि सीड वायबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो कोई सीड के अंदर जर्मिनेशन की कितने दिन तक पावर होती है उसको ही हम बोलते हैं सीड वायबिलिटी। जैसे हम क्या बोल रहे थे, जैसे हम पॉलन वायबिलिटी बात कर रहे थे, परागकण में जब तक अंकुरण की क्षमता होती है उसे हम पॉलन वायबिलिटी बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही बीजों में जब तक अंकुरण की क्षमता होती है उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम सीड वायबिलिटी बोल देते हैं। इस दुनिया में सबसे पुराना आज तक का वायबल सीड जो मिला था वो आर्कटिक रीजन में खुदाई में मिला था, जिसका नाम था ल्यूपिनस आर्कटिकस। ल्यूपिनस आर्कटिकस नाम का था वो सीड जो खुदाई में मिला था, अब तक का सबसे पुराना वायबल सीड। सर ल्यूपाइन ना, ल्यूपाइन। और ऐसे ही यदि बात करो दूसरे नंबर पे तो अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ किंग हेरोड पैलेस में जो एक पाम ट्री था जिसका नाम है फियोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, उसका सीड मिला था 2000 साल पुराना वायबल सीड। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके सीड बहुत छोटे छोटे और बहुत सारे होते हैं। ऐसे तीन एग्जांपल दिए हुए, ऑर्किड का एग्जांपल दिया हुआ है, ओरोमेंके का एग्जांपल दिया हुआ है और स्ट्राइका का एग्जांपल दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में। ओरोमेंके और स्ट्राइका जो है उनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सीड्स होते हैं, बहुत अधिक संख्या में डस्ट के समान, धूल के कणों के समान सीड होते हैं। आई बात समझ में? तो ये कुछ इंफॉर्मेशन सीड के रिलेटेड है जो तुमको वहां पे पढ़ना है। एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एक टॉपिक रह गया बस इस चैप्टर में कि एपोमिक्सिस क्या होता है और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है। ठीक है, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी देख लेते हैं, हम उसे कवर कर सकते हैं। सर हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? एपोमिक्सिस को बोलते हैं असंकुचन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे बोलो। सर रेमनेंट ऑफ सेकेंड कॉटिलिडॉन को एपिब्लास्ट बोलेंगे? हाँ एपिब्लास्ट बोलेंगे। इस सेकंड कॉटिलिडन जो है उसका, क्योंकि आप सबको पता है कि मोनोकॉट ज्यादा एडवांस है, तो डाइकॉट से इवॉल्व होके बने, तो डाइकॉट के अंदर दो कॉटिलिडन हुआ होता था और इवोल्यूशन में क्या हुआ, धीरे धीरे एक कॉटिलिडन जो है वो खत्म हो गया। एक कॉटिलिडन जो है वो, तो उसका अवशेष यदि हमें दिख रहा है वेस्टिजियल फॉर्म में तो उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम एपिब्लास्ट बोल देते हैं। क्लियर हो गया? ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। पहले देखते हैं एपोमिक्सिस, फिर बता दूंगा पॉलीएम्ब्रियोनी रिलेटेड। एपोमिक्सिस नाम से पता पड़ रहा है, एपोमिक्स विदाउट मिक्सिस मींस मिक्सिंग ऑफ गैमेट, यानी
formation of new offspring without सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले भी बात की है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलो। Asexual reproduction. Asexual reproduction. The type of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. क्या बोलते हैं? It is a type of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. यानी इवेंट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलते जुलते होते हैं। इवेंट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन गैमीट का फ्यूजन नहीं है। एक्चुअल में क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, पंचानन माहेश्वरी को जानते हो? पंचानन माहेश्वरी कौन है? माहेश्वरी फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि एपोमिक्सिस डिफरेंट टाइप का है। एपोमिक्सिस डिफरेंट टाइप का है। दो मेन टाइप में डिवाइड किए। दो मेन टाइप डिवाइड किया। एक को बोला उन्होंने सर एपोमिक्सिस को असंजनन बोलते हैं ना? क्या क्या? असंजनन। असंजनन, यस। सब बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन होता है क्या? हाँ बच्चे, ठीक है। तुम सीड का भी बोल सकते हो। मैंने अभी क्या बोला? ऑफस्प्रिंग बोला है, मैंने अभी सीड नहीं बोला है। सर एपोमिक्सिस समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एपोमिक्सिस को हम दो टाइप में बांट रहे हैं। कौन-कौन से? एक एगेमोस्पर्मी और एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सर तो ये एपोमिक्सिस क्या के लिखे बारे में हैं? बताइए ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेट मिमिक्स, जो कॉपी कर रहा है, जो मिलता जुलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर हाँ बच्चे बोलो, पहले तुम पूछो। सर ये एपोमिक्सिस की क्लास किसने डिवाइड किया था? एपोमिक्सिस की डिटेल स्टडी जो है वो पंचानन माहेश्वरी ने की थी, और मैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हें आगे समझा रहा हूं। ओके सर। देखो, एपोमिक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड किया, एगेमोस्पर्मी एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब तुमको पता है यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सीड फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं सर, नहीं होगा। प्रोपगेशन बाय बल्बिल। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू भी तो न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं। तो पंचानन माहेश्वरी ने क्या बोला? वो भी एपोमिक्सिस का टाइप है। हाइपर्सोनिक। लेकिन हमारे माइंड में क्या पिक्चर है? जनरली हम क्या पढ़ते हैं? जनरली हम एपोमिक्सिस को एगेमोस्पर्मी के समान ही पढ़ लेते हैं, या बड़े समझ के पढ़ लेते हैं। जो अभी एक बच्चा पूछ रहा था, एगेमोस्पर्मी वर्ड का मतलब क्या है? एगेमो विदाउट गैमेट फ्यूजन। स्पर्मी, स्पर्मी का मतलब क्या होता है? स्पर्मी का मतलब क्या होता है? एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी। स्पर्मी का मतलब क्या होता है? बोलो सर आवृत तो सीड बनना, सीड बनना। तो एगेमोस्पर्मी पर्टिकुलरली वो टाइप है जिसके अंदर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। समझ गए क्या? अंतर पता पड़ गया बच्चे? कि एपोमिक्सिस में तुम लोग पढ़ तो लेते हो कई बार कि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन एक्चुअल में वो एपोमिक्सिस का एक टाइप है जिसका स्पेसिफिक नेम क्या होना चाहिए? एगेमोस्पर्मी होना चाहिए। बात समझ में आ रही क्या बच्चे? सर एक बार और बताइए ना। एपोमिक्सिस का मतलब तुमने यदि पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसका मतलब क्या? तुम बात कर रहे हो एपोमिक्सिस की एक पर्टिकुलर टाइप की। कौन सी? एगेमोस्पर्मी। जब सीड का फॉर्मेशन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एगेमोस्पर्मी बोलेंगे। वो एपोमिक्सिस का एक टाइप है। समझ गए क्या? सर ये क्या लिखे हैं? प्रोपगेशन ऑफ बल्बिल। बल्बिल, बल्बिल एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है। सर कलिका।
कलिका जैसा ही होता है, मार्शल होता है थोड़ा बड़ा सा होता है, अगेव में जो होता है। देन इसके बाद में देखो एगेमोस्पर्मी दो टाइप का होता है, एक होता है रिकरेंट एगेमोस्पर्मी और एक होता है नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। रिकरेंट एगेमोस्पर्मी होता है जिसके अंदर 2n प्रोजेनी बनती है, और नॉन रिकरेंट होता है जिसके अंदर n प्रोजेनी बनती है। 2n ऑफस्प्रिंग बनता है किसके अंदर? रिकरेंट एगेमोस्पर्मी में, और n क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग बनता है किसके अंदर? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पर इस वाले में कहीं भी मियोसिस नहीं हुआ, रिकरेंट में मियोसिस नहीं हुआ, नॉन रिकरेंट में मियोसिस हुआ है। यानी यहाँ पर नॉन रिकरेंट में क्या हो रहा है बच्चे? यहाँ पर एम्ब्रियोस फॉर्म बाय मियोसिस। सर हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? इसको हिंदी में भी रिकरेंट नॉन रिकरेंट ही बोलेंगे। रिकरेंट को बोलेंगे हम, रिकरेंट के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक फॉर्म विदाउट रिकरेंट को सर आवर्ती बोलेंगे क्या? मियोसिस। आवर्ती अनावर्ती भी बोल सकते हैं। आवृत्ति, ठीक है। तो यदि रिकरेंट टाइप का है तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर 2n ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा, यानी उसके पूरे प्रोसेस के अंदर मियोसिस कहीं भी नहीं होना चाहिए, एम्ब्रियो सेट बिना मियोसिस के बनना चाहिए। जबकि रिकरेंट जो है उसमें एम्ब्रियो सेट नॉर्मल तरीके से बनेगा। अब इसके अंदर एग या कोई और सेल जो है वो क्या करेगी? वो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कर देगी। उसकी बेसिस पे डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। कल 10 मिनट अपने को और लगेगी, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट कर देंगे पढ़ना मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, 11th का टॉपिक है। ठीक है, ओके सर। एनिमल किंगडम। सर एनिमल किंगडम तुम लोगों को जूलॉजी पढ़ाने के लिए एक सर आने वाले हैं, तो इसी के ना जूलॉजी वाला पार्ट वो सर लेंगे। ठीक है, चलो ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।